Hello everyone, welcome back to my channel Tutorman, and today we will see the topic normative history of rule of law and its contribution in liberal political theory. ये बेसिकली योर लॉज एंड योर राइट्स जो बुक है ये प्रोग्राम के अंदर उसके उसके अंदर का ये टॉपिक है एंड वी विल कवर दिस टॉपिक एंड सी व्हाट इज देयर एज ए नॉर्मेटिव हिस्ट्री ऑफ रूल ऑफ लॉ and its contribution in liberal political theory. So let's begin. Normative history of rule of law. Though there are no consensus as to the period of origin of the rule of law, it is believed that the two fundamental principles of rule of law have been in existence from the earliest times. First, those who are power should not make the laws, that is separation of power, and second, all people including those who are in power should be bound by the laws. तो इसके अंदर ये कहा गया है कि इस पर कोई प्रॉपर कॉन्सेंसस नहीं है, मतलब एक तरह का लाइक ओपिनियन नहीं है कि इसकी पीरियड कब शुरुआत हुई रूल ऑफ लॉ की। स्टार्टिंग जो है ओरिजिन का जो पीरियड है वो एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, बट इट इज ये माना जाता है कि फंडामेंट ये जो रूल ऑफ लॉ है ये टू फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एक फर्स्ट जो दोज हु आर इन पावर शुड नॉट मेक द लॉज, जो जो लोग पावर में हैं उन्हें कभी भी रूल नहीं बनाना चाहिए। मतलब जो लोग पावर में हैं जो रूल कर रहे हैं उनके हाथ में लॉज फ्रेम करने का राइट नहीं होना चाहिए। दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। लेजिस्लेचर का और जो एग्जीक्यूटिव का हम डिफरेंस देखते हैं, जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं पावर को वो लोग लेजिस्लेचर में नहीं होंगे। जो लोग ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं वो लेजिस्लेचर के अंदर नहीं होंगे। तो लेजिस्लेचर में सिर्फ वो रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं और ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो लेजिस्लेटिव्स मेंबर्स नहीं होते हैं। तो हम इसमें इनमें डिफरेंस देख सकते हैं, सेपरेशन देख सकते हैं। सेकेंड थिंग इज ऑल पीपल इंक्लूडिंग दोज हु आर इन पावर शुड बी बाउंड बाय द लॉ। और दूसरा लॉज ये है कि सभी पीपल, कंट्रीज में रहने वाले सभी पीपल पर ये लॉज जो है ये अप्लाई होता है। कोई भी लॉज जो बनेगा रूल ऑफ लॉ के अंदर वो सभी लोगों पर अप्लाई होगा, नो मैटर कि वो पावर में है या पावर में नहीं है, जो रूल कर रहे हैं वो या फिर जो रूल नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी लोग उस लॉज के अंदर हैं, बॉन्ड है। वो लॉज से ऊपर नहीं है। लॉ इज सुप्रीम, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इससे दो चीज बताने की कोशिश की है कि कोई कॉन्सेंसस नहीं है, कोई एक राय नहीं है फिक्स कि इस ओरिजिन कब हुई रूल ऑफ लॉ की। लेकिन एट द सेम टाइम इसके दो फंडामेंटल रूल लॉ है जो कि रूल ऑफ लॉ के, जो कि हम देख सकते हैं। फर्स्ट कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर एंड सेकेंड वन इज ऑल दोज पीपल हु आर इन पावर और हु इज नॉट शुड बी बाउंड बाय द लॉज। वो लॉज के अधीन है, उसके नीचे ही है। नाउ कम टू दिस more points of normative history. A more secular approach to rule of law was adopted by Socrates. हम सोक्रेट्स के बारे में देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ को जो अच्छे से अडॉप्ट करने का जो एक शुरुआत है वो सोक्रेट्स के समय से आ रहा है। व्हेन कन्विक्टेड बाय ग्रैंड जूरी ऑफ एथेंस, जब उनको ग्रैंड जूरी एथेंस का जो ग्रैंड जूरी था जो फैसले सुनाते थे, उनको उनको कन्विक्ट करके उनको जेल में डाल के करप्टिंग, इसलिए उनको जेल में डाल दिया था कि वो करप्ट यूथ को करप्ट कर रहे हैं। कि दे वर सेइंग दैट सोक्रेट्स इज करप्टिंग द यूथ्स बाय हिज टीचिंग। वो अपने डिसाइपल्स को जो राजा है उनके खिलाफ भड़का रहे हैं, और उन्होंने इस कारण से सोक्रेट्स को जेल में डाल दिया और फिर बाद में उनको फांसी की भी सजा सुना दी थी, वर्डिक्ट ऑफ डेथ, इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट द फाइडेलिटी ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो ये चीज़ दर्शाता है कि सोक्रेट्स ने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि रूलिंग क्लास ही फैसला दे सकती है किसी भी चीज़ के ऊपर। ही टोटली बिलीव्ड इन रूल ऑफ लॉ कि वहाँ पे एक लॉज होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो 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 रूलिंग क्लास है उससे अलग होना चाहिए, जो सही तरीके से फैसला सुनाए। बट एट द उस टाइम पे ये नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ की जो रूलिंग क्लास थी उन्होंने, उनका ऐसा मानना था कि सोक्रेट्स जो है वो यूथ को भड़का रहे हैं, उनको रेबेलियन के लिए प्रोवोक कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने उसको फांसी दे दी थी। अब नाउ वी विल सी द प्लेटो। व्हाट प्लेटो एक्सप्रेस दैट व्हेन द लॉ इज सब्जेक्ट टू some other authority and has none of its own, the collapse of state in my view is not far off। वो ऐसा मानते थे कि जब
जो लॉ है ना वो किसी अथॉरिटी के अधीन है, जैसे कोई रूल कर रहा है उसके अधीन है, या फिर कोई फॉरेनर कॉलोनाइजर है उसके अधीन किसी कंट्री का रूल है, वो जैसा रूल फ्रेम करते हैं वैसे उस रूल कंट्री का रूल बनता है। देन उस स्टेट का पतन होना निश्चित है, उस स्टेट का गिरना या फिर फॉल होना बोल सकते हैं, वो दूर नहीं है। बट इफ द लॉ इज द मास्टर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इज इट्स स्लेव, देन द सिचुएशन इज फुल ऑफ प्रॉमिस एंड men enjoy all the blessing, all the gods shower on state। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है वो स्लेव है लॉज का, और लॉ सुप्रीम है उस कंट्री में, अगर किसी कंट्री में लॉ सुप्रीम है और गवर्नमेंट उसके स्लेव्स हैं, उसके अंडर काम कर रही है, तो सिचुएशन जो होगा वो फुल ऑफ प्रॉमिस होगा। मतलब मेन के फेवरेबल में सारा सब कुछ हो जाएगा, और फिर सभी मेन और विमेन जो है ब्लेसिंग्स, मतलब गॉड के आशीर्वाद को पाएंगे, और जो भगवान है उनका आशीर्वाद पूरे स्टेट पर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टेट के सभी लोग खुश होंगे, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा अगर लॉज स्टेट के अंदर नहीं है तो। अगर ये लॉज स्टेट के अंदर आ जाता है, उस कंट्री को गिरने से, पतन होने से, नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्लेटो का मानना था। हम अब तक रूल ऑफ लॉ देख रहे हैं। और देन लेटर ऑन एरिस्टोटल। पहले आपको ये सीरीज भी याद रखनी चाहिए कि सोक्रेट्स जो है वो प्लेटो के टीचर हैं, और प्लेटो जो है वो एरिस्टोटल के टीचर है। तो नाउ एरिस्टोटल इज सेइंग, लेटर ऑन एरिस्टोटल इन हिज बुक पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल जो है अपने बुक पॉलिटिक्स के अंदर बोलते हैं कि द रूल ऑफ लॉ इज प्रेफरेबल टू दैट ऑफ एनी इंडिविजुअल। एनी इंडिविजुअल लॉ इज प्रेफरेबल, कि रूल ऑफ लॉ जो है वो सभी इंडिविजुअल पर अप्लाई होता है, नो मैटर कि वो कौन है, राजा है या फिर कंट्री के अंदर कोई फकीर ही हो या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल हो, सभी पे रूल ऑफ लॉ अप्लाई होता है। रूल ऑफ लॉ सुप्रीम होनी चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन 19th and 20th century gained much prestige as the result of which it is not only accepted in England and its colony, it became international norm। तो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये 19 20 के अंदर बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त करता है, और उसके कारण से ये सिर्फ इंग्लैंड के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम, बल्कि और ना ना सिर्फ इंग्लैंड की जो कॉलोनीज कंट्री है, जैसे कि इंडिया हो गया उस टाइम पे था, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ ही सिर्फ एक्सेप्टेड नहीं हुआ, बल्कि इट बिकेम एन इंटरनेशनल नॉर्म। बल्कि पूरी दुनिया ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि रूल ऑफ लॉ एक सही वे है किसी भी कंट्री को रूल करने का। वहाँ पे किसी कंट्री को चलाने के लिए सबसे सुप्रीम रूल ऑफ लॉ ही होना चाहिए। इस बात को एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई, और ये नॉर्म बन गया, इंटरनेशनल नॉर्म बन गया। After independence in India, rule of law is considered as the bedrock of legal system, which is basically basic rule of the government of any civilized democratic polity। हमने जब आज़ादी प्राप्त की, इंडिया ने जब आज़ादी प्राप्त की, तो रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारे लीगल सिस्टम का, जो हमारे जुडिशियरी है, लॉज है, उसका बेड रॉक, वो जो बोलते हैं ना कि नींव का पत्थर, वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल ऑफ लॉ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है कि कोई भी मतलब पर्सन लॉ से सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम नहीं है, और हमारा लीगल सिस्टम रूल ऑफ लॉ के उस पर बेस्ड है। और ना सिर्फ इंडिया, बल्कि जो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी में बिलीव करते हैं, कोई भी सोसाइटी, चाहे वो इंडिया हो, कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, या फिर वेस्टर्न कंट्री में हो, यूरोपियन कंट्री हो, कोई भी कंट्री जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करती है, वो उनको रूल ऑफ लॉ में बिलीव करना ही होगा। तो रूल ऑफ लॉ के बिना डेमोक्रेटिक पॉलिटी अच्छे से नहीं चल सकता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इज बेस्ड अपॉन दी कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ विच वी हैव अडॉप्टेड एंड गिवन टू आवर सेल्फ। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा फ्रेमवर्क है, वो रूल ऑफ लॉ के बेसिस पर आधारित है, और हमने ये खुद अडॉप्ट किया है और खुद को दिया है। लाइक हम पढ़ते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वली रिजॉल्व्ड इंडिया। तो हम ये नहीं बोलते कि इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम समवेयर, नो, हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया वी हैव इनेक्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 40 जो एक लास्ट में सेंटेंसेस है प्रीएम्बल के अंदर, कि हम ये खुद को इनेक्ट करके हम खुद को ही दे रहे हैं। तो हम यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि वी हैव अडॉप्टेड एंड गिवन टू आवर सेल्फ। ये हमारे प्रीएम्बल का वर्ड है, एक्चुअली वहां से लिया गया है कि हमने ये अडॉप्ट किया और खुद को दिया है, खुद से।
तो ये हम पे थोपा नहीं गया है, ये हमने खुद को ही दिया है। तो इस पे तो डिबेट हो सकता है, क्या हम पे ये रूल ऑफ लॉ थोपा गया अंग्रेज के द्वारा? नहीं, हमने ये खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमने मिल के डिसाइड किया कि रूल ऑफ लॉ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम खुद को दे रहे हैं। फॉर अचीविंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज असाइन्ड द स्पेशल टास्क ऑफ द जुडिशियरी इन द कंट्री. It is through court that rule of law unfold its content and establishes its concept. रूल ऑफ लॉ को अच्छे से कंट्री में फॉलो हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जुडिशियरी को इस्टेब्लिश किया गया है कंट्री में। जो न्यायपालिका है हमारी कंट्रीज के अंदर, उनका काम है कि ये इस बात को सुनिश्चित करे कि देश में रूल ऑफ लॉ स्थापित है या नहीं, सब कुछ कानून व्यवस्था से चल रहा है कि नहीं। अगर कोई कानून को वायलेट कर रहा है, अगर कोई सरकार ही क्यों ना हो, अगर वो कानून को वायलेट कर रहा है और अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हाई कोर्ट है वो ऐसे फैसले सुनाएगी कि जिसे सरकार को उस कोई भी काम जो गलत कर रही है उसको रोकना पड़ेगा। तो रूल ऑफ लॉ के अनुसार सब चलेगा। तो ये जुडिशियरी और कोर्ट का काम है कि सबको न्याय दे और सब काम रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत हो, उसको सुनिश्चित या एस्टैब्लिश करे। सो दैट्स एंड फॉर टुडे। हमने देखा कि नॉर्मेटिव हिस्ट्री क्या है रूल ऑफ लॉ की, रूल ऑफ लॉ कैसे सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट से होते हुए ये 19वीं सेंचुरी में यूरोप में इस्टेब्लिश हुआ और फिर हमने इसको अडॉप्ट किया। हमने जब जब आज़ाद हुए हम, देन वी अडॉप्टेड इट इन 1950 by establishing our constitution. So I hope you understand this concept, and if you did, you like, share and subscribe.